ये बेहतरीन बात अब्राहम लिंकन ने कही, आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड। मैंने धीरे चला लेकिन मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। अपने गोल पे लगे रहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है, फॉर्मर एजीएम आरबीआई। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 20 प्रश्न और इस सीरीज का यह आखिरी वीडियो है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 15। ये प्रश्न मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि विक्रम ने सेल्स टाइम ज्वाइन की इंश्योरेंस कंपनी में 2 साल पहले और वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए अविनाश जो उनके सेल्स मैनेजर है, उन्होंने उनके साथ एक मीटिंग रखी विक्रम के साथ, जिससे कि उस मीटिंग को समझ पाए कि ब्रेक डाउन कर पाए प्रॉब्लम को कि क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है विक्रम को। तो इस केस में प्रश्न क्या है, अविनाश जो विक्रम को हेल्प करना चाहता है कि कहाँ पर वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अविनाश किस तरीके का रोल कर रहे हैं, क्या यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो लीडर, क्योंकि वो एक लीडर जो होता है, टीम लीडर, वो अपनी टीम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है एक मैनेजरियल रोल प्ले करने के लिए और अपनी टीम में सक्सेस लाने के लिए उसको ट्रेन करता है, मेंटर करता है। तो लीडर रिस्पॉन्सिबल है मोटिवेशन के लिए भी और सही डायरेक्शन देने के लिए सबऑर्डिनेट को, और वही रोल यहाँ पे अविनाश कर रहे हैं। अविनाश एक लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये नोट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रेगुलेशन है वो आरबीआई एक्ट 1949 के हिसाब से होता है, ये तो सही है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो हैं वो इंस्टीट्यूशन हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं अनसर्व्ड और अनबैंक्ड रीजन में। इसी पर्पज से बनाया गया इनको CRR और SLR मेंटेन नहीं करना होता है। ये कौन बताया आपको? नोट पे ध्यान दीजिए कि कहाँ लिखा है, ये ही इसमें होना चाहिए। 75% जो इनको लोन देना होता है वो प्राइवेट सेक्टर में देना होता है, ये बात भी सही है। वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बन सकते हैं दूसरे बैंक के, यस, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बैंक है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो गया। और जितने भी एक्ट होते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग, चाहे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, फेमा, पेमेंट एंड सेटलमेंट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, DICGC एक्ट, वो सारे एक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी लागू होंगे। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कैसे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। CRR SLR भी उन्हें करना है। यहाँ पे इन एडिशन टू ऑल दिस जो हमने डिस्कस किया, 50% जो उनकी लोन बुक है ना, तो वो कैसे लोन होने हैं, जो 25 लाख रुपीज से कम के लोन है, स्मॉल साइज लोन वहाँ पे होना जरूरी है, इसलिए उनका नाम स्मॉल फाइनेंस बैंक है। निष्ठा प्रोग्राम जो है एक सिग्निफिकेंट प्रोग्राम है एजुकेशन का स्टेटस बदलने के लिए देश में। इस प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज कौन है? निष्ठा प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज कौन है? और इसके बेनिफिशियरीज हैं स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ट्रांसफॉर्म करेगा स्कूल एजुकेशन को और लिटरेसी को। नेशनल मिशन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू द इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो निष्ठा प्रोग्राम क्या है? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो स्कूल के हेड है और टीचर्स हैं उनके लिए है। एक सेटलमेंट जिसमें एक कंपनी या व्यक्ति रिवॉल्विंग लोन ले सकता है। रिवॉल्विंग लोन, इसका मतलब एक लोन लिया, उसको यूज किया, फिर उसको पैसा वापस करके और दोबारा लोन ले लिया। इस टाइप के सेटलमेंट को क्या बोलते हैं? तो ये जो सेटल करते हैं ना लोग मार्केट में, इसका सही नाम है एवरग्रीनिंग। तो क्या है, अगर आपने एक लोन लिया पहले 50 लाख का, फिर उसके बाद अब कंपनी की हालत तो बहुत अच्छी चल नहीं रही है, तो उसको बैंक ने अगला लोन 80 लाख का दे दिया, जिससे वो पुराने लोन का ब्याज भी देता रहा, EMI देता रहा। फिर वो 80 लाख के बाद अगला वाला लोन 120 लाख का दे दिया, फिर उसके बाद अगला वाला लोन 150 लाख का दे दिया। हर साल आप या हर 2 साल में जैसा भी लिमिट है लोन बढ़ाते जाओ, तो वो नए बढ़े हुए लोन से पुराने लोन का ब्याज चुकता करता जाएगा और आपका अकाउंट रहेगा परफॉर्मिंग, ग्रीन रहेगा। तो इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। इस टाइप का जो प्रैक्टिस है, जो ऐसे सेटलिंग करते हैं लोग, ये गलत है। कंपनी में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और इस बात को अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी पॉइंट किया था कि आरबीआई जो अपने एसेट क्वालिटी रिव्यू करता है उसमें फेल हुआ ये डिटेक्ट करने में कि यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में ऐसी एवरग्रीनिंग हो रही थी लोन की। इसको रिवॉल्विंग लोन ऐसा बोलते हैं, बट ये कोई रिवॉल्विंग फैसिलिटी नहीं है। आपको पेपर में नहीं ऐसे पता लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपको लगेगा कि हाँ, कंपनी के कुछ तो नंबर आए थे तो उन्होंने उसके बेसिस पर उसकी लोन की लिमिट बढ़ा दी, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम देखो, अच्छी कंपनी के केस में भी ऐसा होता है कि अगली बार उन्हें और बड़ा लोन मिलता है।
वहां पे प्रॉब्लम नहीं है जब कंपनी अच्छी कर रही है। एवरग्रीनिंग कब बोलेंगे? जब वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कंपनी प्रॉब्लम में है, लेकिन अपने लोन को एनपीए होने से बचाने के लिए बैंक अगला लोन दे रहा है, फिर से अगला लोन दे रहा है, और इस टाइप के बैंक लोन को बोलते हैं एवरग्रीनिंग। जब तक बैंक कैंसिल नहीं करता है लोन को, तब तक वो प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। जब बैंक ने अगर लोन कैंसिल किया, मालूम पड़ रहा है कंपनी दे ही नहीं पा रही है वापस। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX। अच्छा, एक और बताइए, देश में और भी कोई एनर्जी एक्सचेंज है दूसरा? बताता हूं मैं आपको। इसका सही आंसर है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। और ये जो है एक्सचेंज 2008 में शुरू हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें पावर ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दे दिया गया, जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट है मार्केट में उनके लिए, चाहे वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, पावर प्रोड्यूसर्स हो, पावर ट्रेडर्स हो, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल या इंडिविजुअल कस्टमर्स। और ये दोनों BSE में भी NSE में भी लिस्टेड है, IEX एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये 2 पावर एक्सचेंजेस है इंडिया में। दूसरा कौन सा है? PXIL, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। निम्न में से कौन सा टाइम लायबिलिटीज में नहीं दिखाई देगा? तो पहले तो आप जान गए हो अभी तक, लायबिलिटीज मतलब डिपॉजिट। टाइम लायबिलिटीज, डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं? जिनके एक सर्टेन टाइम बाद मैच्योर होती है वो लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी मतलब जो आज की डेट में डिमांड कर सकता है कस्टमर, कभी भी कर सकता है मतलब। तो फिक्स डिपॉजिट तो टाइम लायबिलिटी होगी, कैश सर्टिफिकेट भी टाइम लायबिलिटी है, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी एक टाइम होगा। सेविंग डिपॉजिट, देखिए आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। कभी भी कई बार होता है कि अगर सी भी आपको थोड़ा लग रहा हो तो आप डी देखोगे तो बहुत ही क्लियर लिखेगा, अरे सेविंग डिपॉजिट, ये तो पता है। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है। जैसे ही आदमी ने बोला कि मेरे को पैसा वापस लेना है, ATM में कार्ड डाला और उसने खटाक से निकाल लिया, तो ये आपका टाइम लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये डिमांड लायबिलिटी है। FD, कैश सर्टिफिकेट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब टाइम लायबिलिटीज हैं। कई बार जो सेविंग अकाउंट का कुछ पोर्शन होता है, जैसे फ्लेक्सी डिपॉजिट होते हैं जिसमें FD कर लेता है ऑटोमेटिक, वो भी टाइम लायबिलिटी हो सकता है। मार्जिन जो दिया है आपने लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए या गोल्ड डिपॉजिट दिया है, तो वो सब टाइम लायबिलिटी में आता है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम के लिए सही नहीं है? अब चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम की शुरुआत किस लिए हुई? कि चेक की जो क्लियरिंग उसको फास्ट किया जाए, एक्यूरेट किया जाए। तो पहला पॉइंट जो है कि इट फैसिलिटेट क्विकर चेक क्लियरिंग, तो क्लीनिंग तो गलत हो गया, क्योंकि मतलब ये सही है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो करेक्ट है। एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसफर्ड विद वाइटल एसेंशियल डेटा इन सिस्टम, ये भी सही है। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द चेक अक्रॉस ब्रांचेस, ये टोटली हटा देता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फिजिकल चेक फिर नहीं चाहिए होता है। इट एम्स एट टोटली एलिमिनेटिंग द, अरे ये कैसे हो सकता है कि सेंट्रल बैंक का यानी कि इंडिया के केस में RBI का रोल पूरा खत्म हो जाएगा? तो पूरा खत्म हो जाएगा तो भाई पैसे कहाँ ट्रांसफर होंगे? अगर एक एग्जांपल आप ले लो कि SBI में बहुत सारे बैंकों के चेक लगे, अलग अलग कस्टमर, अलग अलग बैंकों के कस्टमर है, माना कोई PNB का है, कोई यूनियन बैंक का है, कोई HDFC बैंक के हैं, ये कस्टमर्स ने यहाँ चेक लगाए, तो SBI क्या करेगा? इनको RBI भेजेगा, क्लियरिंग हाउस में भेजेगा। क्लियरिंग हाउस में वो डेटा आएगा कि SBI को किस बैंक ने कितने पैसे देने हैं, तो वो कहाँ से जाएंगे पैसे जाएंगे RBI के अकाउंट में। जो RBI इनका अकाउंट मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक RBI, वहां पे ये पैसे दिखाई देंगे। यानी कि SBI के अकाउंट में अगर माना 100 करोड़ हैं और ये सब चेक मिला के जो है 5 करोड़ के हैं, तो फिर ये एंट्री कैसी होगी कि 95 करोड़ रह जाएंगे SBI के अकाउंट में, बाकी 5 करोड़ इन बैंकों में बढ़ जाएंगे। तो इसमें सेंट्रल बैंक की भी भूमिका है फाइनल सेटलमेंट में। और चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या होता है? इसमें चेक नहीं जाता, इसमें ब्रांच से फिजिकल स्कैन्ड कॉपी चेक की जाती है। स्टॉपिंग द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द चेक बाय वे ऑफ क्लियरिंग इन इट्स प्लेस एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड विद की इंपोर्टेड डेटा। इससे टाइम बचता है, फिजिकल चेक जाने में जो टाइम लगता है, और वो ये वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम अभी चल रहा है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सही है? यहाँ पर सही है निकालना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ज्यादा अफेक्टेड हैं, उनको ही प्रमोट करने के लिए बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे द प्रोग्राम इज एंकर्ड बाय नीति आयोग, सही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MPLAD फंड्स इज डायरेक्टली टू द रैंकिंग ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये भी एकदम अच्छा प्रश्न है। और ये
फंड एलोकेशन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। 1 और 2 जो है परफेक्ट आंसर है आपके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इंडिया में? 115, 28 स्टेटों में है। हर स्टेट से कम एक डिस्ट्रिक्ट होना है। प्रोग्राम इज एंकर्ड बाय द नीति आयोग। MPLAD जो स्कीम थी वो 93 में स्टार्ट की गई थी, जिसमें आइडिया था कि हर MP अपने अपने क्षेत्र में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट वर्क बताएंगे, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का हो, प्राइमरी एजुकेशन का हो, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, और जो नोडल डिस्ट्रिक्ट कंसर्न है वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के काम के रिस्पॉन्सिबल होगा। निम्न में से डिजी लॉकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये प्रोवाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेथी द्वारा, और 1 GB का स्टोरेज स्पेस है इसमें, और एकेडमिक मार्कशीट के लिए ओनली, ये देखिए कीवर्ड, एकेडमिक मार्कशीट के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये सही नहीं है ऑप्शन 3 वाला, क्योंकि मैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके बैठा हुआ हूँ उसमें डिजी लॉकर में, तो आपकी मार्कशीट होगी आपके पास डिजी लॉकर में, अगर नहीं है तो रख लीजिए, फोन ऐप डाउनलोड कीजिए, सरकार ने दिया हुआ है डिजी लॉकर, आपको अपनी मार्कशीट मिल जाएगी और वो ऑथेंटिक मानी जाती है, कहीं भी आपको दिखा सकते हैं। आपको अब जैसे व्हीकल, दिल्ली में तो मुझे क्लियर है कि बताया हुआ है उन्होंने कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन अगर आपको है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें डिजी लॉकर में है, तो आपको पुलिस वाले को अगर कहीं पर भी दिखाया गया तो आप दिखा सकते हैं उसको, और 1 GB की इसमें स्टोरेज है, ये मान्य है हर जगह। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक्चुअली सही है। इंडिया अकेला एशियन कंट्री है FATF में। आप खुद सोचो होगा क्या ऐसा? इसमें 2 लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। आपने नाम सुना होगा कि अभी FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया किसी कंट्री को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, या ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं है कि इसमें इंडिया अकेला एशियन कंट्री है। और जो ऑब्जेक्टिव है FATF का क्या है कि स्टैंडर्ड सेट करना, जिससे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके लीगल और रेगुलेटरी ऑपरेशनल मेजर्स का, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जा सके, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकी जा सके, या और कोई ऐसे थ्रेट्स हैं जो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं, वो FATF बताता है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में स्टेब्लिश हुई थी और हेडक्वार्टर है पेरिस, FATF। निम्न में से कौन सा एक नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है? तो अगर आप इस प्रश्न को ऐसे पढ़ने लगो ना, निम्न में से देखो डबल नेगेटिव, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, नॉट नॉन, तो यानी कि कौन सा टैरिफ बैरियर है? अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को आसान हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सा एक टैरिफ बैरियर है? इंपोर्ट बैन टैरिफ बैरियर तो नहीं है। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी कंडीशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिक कोटा, बाई नेशनल पॉलिसी, राइज इन इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखो इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ाना क्या है? टैरिफ बढ़ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। और ये जो बाकी चीजें दी हैं ऑप्शन में, ये सब नॉन टैरिफ बैरियर हैं। तो जब भी गुड ट्रेड होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो जो डोमेस्टिक कंट्री है, सपोज इंडिया में बाहर से माल आ रहा है, चाइना से माल आ रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट सोचेगी कि भाई चाइनीज माल हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनसे कॉम्पीट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए मैं कुछ बैरियर लगाऊं। तो 2 टाइप के बैरियर लग सकते हैं, एक टैरिफ बैरियर, एक नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ क्या है? उसमें कस्टम ड्यूटी लगा दो इंपोर्ट के टाइम पे। अब अगर हमने अपने इंपोर्ट के टाइम पे कस्टम ड्यूटी लगाई तो दूसरा क्या होगा इसका इम्प्लीकेशन? हमारे भी एक्सपोर्टर हैं तो दूसरा देश भी लगाएगा। तो कुल मिला के ये टैरिफ इस तरीके से बैरियर का रूप में काम करता है, जो ट्रेड को कम करता है। और उसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं कि कोई चीज़ को बैन कर दो, कोई चीज़ में कुछ रेगुलेशन लगा दो, रूल ऑफ ओरिजिन लगा दो। मुझे याद है कि जैसे हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं, बांग्लादेश इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल्स का डेवलप कंट्रीज में, वो बहुत बार उन्हें बंद करना होता है, उसको तो बोलेंगे इसमें चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है, हम वो चीज़ों का इम्पोर्ट नहीं करेंगे अपने देश में, वो कपड़ा लाएंगे नहीं अपने देश में जिस कपड़े में चाइल्ड लेबर है। या ग्रीन हाउस एमिशंस कि भाई उन फैक्ट्री में बनना है जो फैक्ट्री का जो कार्बन एमिशन है बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइप के नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष किस में एम करता है? वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं हम, इतना हिंट दे दिया क्वेश्चन में। तो ये बात कर रहा है प्रेग्नेंट वुमन में वैक्सीनेशन की और 2 साल से छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन की। मिशन इंद्रधनुष का जो एम है 89 लाख बच्चों को वैक्सीनेट करना है अंडर UIP 2 साल से छोटे बच्चों को, और 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए काम करता है। डिप्थीरिया, whooping cough, टिटेनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस B, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
टाइप बी इन्फेक्शन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड मीजल्स रूबेला। जो मिशन इंद्रधनुष 4 है, द लेटेस्ट वन, एम कर रहा है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन हो सके सबका। 2 साल के बच्चे इस ड्राइव में कवर किए जाएंगे। निम्न में से कौन सा सही है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में? एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है जो एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट लगाती है फॉरेन इंपोर्ट पे, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था। एक्चुअली वही है एंटी डंपिंग ड्यूटी। और डंपिंग जो है वो कहलाती है कि एक्सपोर्ट ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड बाई ए डेवलप्ड नेशन टू ए डेवलपिंग नेशन। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार डेवलपिंग नेशन भी इंफीरियर क्वालिटी गुड डेवलप्ड नेशन में भेज सकता है। बांग्लादेश से घटिया कपड़े सस्ते दामों पे विदेशों में बेचे जा रहे हैं अगर, तो वो भी डंपिंग कहलाएगी। और डंपिंग का पर्पस मतलब क्या होता है कि आप दूसरे देश की इंडस्ट्री को हैम्पर करने के लिए बहुत सस्ते दामों में बेच रहे हैं। और WTO डील करता है ट्रेड रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं डंपिंग रिलेटेड। ये बात तो सही है WTO वाली, लेकिन इसमें स्टेटमेंट सेकंड ठीक नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी देश अगर दूसरे देश में घटिया माल सस्ते दामों पर डाल रहा है, सस्ते दामों पर डालना एक्चुअली डंपिंग है। देखो, डंपिंग इज ए प्रोसेस वेरिन ए कंपनी एक्सपोर्ट्स ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस इन इट्स होम। तो सस्ता करके मतलब आर्टिफिशियल डिस्काउंट दे दे के दूसरे कंट्री में माल डालना डंपिंग है। उससे होता क्या है, जो दूसरा कंट्री है, माना सपोज अपने यहाँ पे बाहर से चाइना वाले कंट्री जो है बहुत सारे माल डालने लगे, इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उसका वाला, अगर एग्रीकल्चर ही है, दूसरा कंट्री बोले इधर बहुत एग्रीकल्चर होता है, बहुत वीट होता है, बोले 10 रुपये किलो के हिसाब से इंडिया की मार्केट में बेच दो, तो इंडिया के तो किसान का माल लेगा कौन? तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को बोलते हैं डंपिंग। और उसके लिए गवर्नमेंट फिर एंटी डंपिंग मेजर्स लाती है। निम्न में से कौन सा पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में? प्राइमरी डीलर, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक आसान क्वेश्चन है, पता ही होगा ये तो, आपको इतने दिन से बात कर रहे हैं। ये सारे लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, आप और हम भी करते हैं। कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो बाई और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और अब तो मैंने आपको बताया था ना, आप भी अकाउंट खोल सकते हैं RBI में और आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई सेल कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट बेटर देन कैश अलायंस BTCA के बारे में सही है? ये एक एसोसिएशन है केवल गवर्नमेंट की, और इंडिया एक मेंबर है अलायंस का, और ये क्रिएट की गई यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड द्वारा, जो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वीजा और जो दूसरे लोग हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ऑप्शन 3 सही है तो ऑप्शन 1 सही नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये केवल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इतना डिटेल दिया है ना 3 में, उससे क्लू मिल जाता है। ये मेंबर ऑफ अलायंसेस है और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं। तो एसोसिएशन ऑफ ओनली, वैसे भी ये ओनली जैसे वर्ड से आपको बच के रहना है हमेशा। एक्चुअली ओनली पढ़ते ही आपके एंटीना खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। तो बेटर देन कैश अलायंस क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप है 75 गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसमें, जैसे हमने गेट्स फाउंडेशन की बात की, सिटी ग्रुप की बात की, फोर्ड फाउंडेशन और मीडिया नेटवर्क यूनाइटेड नेशंस बेस्ड है। निम्न में से कौन सा OECD के बारे में सही है? हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस, इंडिया इज ए मेंबर कंट्री ऑफ OECD। OECD मेंबर्स कलेक्टिवली होल्ड मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड GDP एट नॉमिनल वैल्यू। तो OECD जो देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो देश हैं, रिच देश हैं, तो 50% से ऊपर तो GDP ले ही जाएंगे। ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए अगर OECD के बारे में आप जानते हैं। इंडिया इसमें मेंबर है या नहीं है, ये भी आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस पे। हाई इनकम कंट्रीज हैं, देखिए ह्यूमन इंडेक्स जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी ये आगे हैं, और कलेक्टिवली 62% जो है ग्लोबल GDP एज ऑन 2017 के हिसाब से कर रहे हैं, इनके पास है। और 42.8% जो है ग्लोबल GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इनके पास है। ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर हैं OECD कंट्री। इंडिया इनका मेंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा ना कि यहाँ पे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले हैं, डेवलप कंट्रीज हैं। निम्न में से कौन सा सही है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के बारे में? ECB हम डिस्कस करते रहे हैं
ईसीबी जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड। छोटा मोटा फंड विदेश से तो लेने जाएंगे नहीं, रिलायंस वाले या टाटा वाले, अंबानी अदानी वाले, सही है। फंड्स जो है यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म मिलते हैं, शॉर्ट टर्म भी मिलते हैं। चलो देखते हैं आगे अगला ऑप्शन, कॉर्पोरेट कैन रेज ईसीबी ओनली फ्रॉम फॉरेन बैंक। फिर से एक ओनली आया, तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा भाई? अगर आपको एसबीआई की हेल्प से रेज करना है ईसीबी कीजिए, सिटी बैंक की हेल्प से करना है सिटी बैंक की हेल्प से कीजिए, ओनली फॉरेन बैंक की हेल्प से ही क्यों आएगा? अगर बाहर से पैसा रेज करना है तो ये तो होगा नहीं, सही, ठीक है। तो अब है पहला या पहला दूसरा, तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों, ये सही है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए कोई ईसीबी लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी है बहुत ज्यादा बाहर से पैसा रेज करने में। ईसीबी लोन है जो इंडियन एंटिटी द्वारा कोई नॉन रेजिडेंट लेंडर से लिया गया है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड मिलने का मौका मिलता है, और रिलेटिवली लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। देखो अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो कौन लेगा? मतलब पैसा आदमी से कहाँ को लेना है? पैसा तो पैसा है भाई, पैसा तो अल्टीमेटली टाटा ने अगर लोन लेना है उसके अकाउंट में तो रुपए ही आने, तो वो अगर विदेशों में पहुंचेंगे तब जब उन्हें भारत के मुकाबले वहां से लेने में कुछ फायदा होगा। तो वहां पे जो है थोड़ा लोन कम मिलता है इंटरेस्ट रेट, तो इसलिए जो है इसको वहां से लोग लेते हैं। ईसीबी आर इन फॉर्म ऑफ द फॉरेन करेंसीज, यस, ये फॉरेन करेंसी लोन होते हैं। फॉरेन करेंसी लोन में आपको वापस करना होगा, मतलब आप यूएसडी में लोगे तो यूएसडी में ही वापस करोगे। और कॉर्पोरेट जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो इसको रेज कर सकते हैं। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का एम क्या है? तो मैं सीधे आंसर पे आता हूँ, आप ऑप्शन पढ़ो इसमें। इसका जो एम है वो है ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन्स टू द वाटर डेफिसिट बेसिन। जो देश के जिन हिस्सों में पानी सरप्लस है, वहां से जिन हिस्सों में बहुत डॉट पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा है, वहां पानी की कमी रहती है, उन हिस्सों में ट्रांसफर किया जाए। विकास एक मैनेजर हैं एक कंपनी में, विकास को उसके मैनेजर ने पकड़ लिया कोई रूल तोड़ते हुए कंपनी का, और उन्होंने उसके चलते विकास का जो एक प्रिविलेज मिली थी उसको हटा दिया। सपोज उनको अगर ऑफिस की कार मिली थी, उनने हटा दिया, भाई उससे तुमने रूल तोड़ा है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी के हिसाब से विकास का जो मैनेजर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे इस सिचुएशन में? वो पनिशमेंट दे रहे थे इसमें जिससे कि आगे से ऐसी घटना ना हो, या वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे थे जिससे कि आगे से ऐसा ना हो, या वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो नहीं लग रहा होगा, एलिमिनेट करते जाओ, ये तो नहीं लग रहा है ना। पनिशमेंट है या निगेटिव रीइंफोर्समेंट है? चलो सोचो, आप अवॉइड कर रहे थे, ही इज यूजिंग अवॉइडेंस। अवॉइड कहाँ कर रहे थे? उन्होंने तो एक्शन लिया, यूजिंग एक्सटेंशन इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली स्टॉप। एक्सटेंशन भी नहीं, गया थोड़ा ना हो गया था, हो गई। अब बात ये कि ये निगेटिव इन्फोर्समेंट है कि पनिशमेंट है। अगर आपको ये टर्म की क्लैरिटी है तो आप ये जान जाओगे कि यह है पनिशमेंट एक टाइप का, जिससे कि आगे से घटना ना हो। पनिशमेंट क्यों है? अगर आप रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात करेंगे तो ये पनिशमेंट बोलते हैं कि निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर दैट इज रिमूविंग पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। आप समझ रहे हो? पॉजिटिव चीज को हटाना। ऑफिस की गाड़ी मिली थी, अब आपसे वापस ले ली, तो ये है पनिशमेंट एक टाइप का। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि जो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस हैं उसको हटाना है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है भाई किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको सैलरी दे दी, बोनस दे दिया। निम्न में से कौन सा एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? एक ऑफिसर डिसाइड कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयमेंट के बाद से, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलेंगे अपनी खुद की पोस्ट से रिटायर होने पर खुद ही डिसाइड करेगा, तो ये तो हुआ ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और डिसीजन एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे एक डिसीजन लिया किसी ऑफिसर ने, जिसकी खुद की फैमिली ने वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से खरीद ली, तो ये भी क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा होगा आपको। होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन पर काम करना जहां पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो भाई इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कैसे है? नहीं है ना। कोई ऐसी पोजीशन पे काम करने का ना मनाही है भाई। अगर कोई भी किसी कंपनी में जीएम है, वीपी है, सीईओ है, एम्प्लॉय है, तो वो तो पोजीशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आप काम कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तब है जब कोई आप ऐसी पोजीशन होल्ड कर रहे हो। अब आपने बोला कि मैं एक कंपनी का एमडी हूं और जाके एमपी का चुनाव लड़ूंगा,
तो एमपी का चुनाव भी लड़ोगे और अपनी कंपनी को जाके कंसेशन दिलाओगे, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओगे, नहीं, वो फिर आपको देखना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई बहुत अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप कोई पब्लिक पोजीशन पर हो, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकते। लेकिन अपने आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जब तक आपका दूसरी वैसी कोई पोजीशन नहीं है। अब ये है आखिरी प्रश्न, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है, दो आप, मैं तो बताऊंगा इसी वीडियो में क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल जो एक्सरसाइज किया जाता है जब कोई एक्टिविटी ही प्रोग्रेस में चल रही है ना, एक्टिविटी चल भी रही है और कंट्रोल भी साथ में किया जा रहा है। तो ये तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा, इसको कहेंगे कॉन्करेंट कंट्रोल। भाई साथ साथ हो रहा है ना, कॉन्करेंट कंट्रोल, जैसे जैसे एक्टिविटी चल रही है उसके साथ में उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है। दूसरी टाइप के कंट्रोल क्या हो सकते हैं, फीड फॉरवर्ड, फीडबैक। पहले आप याद रखो, फीडबैक मतलब जो कोई काम करने के बाद अपने को फीडबैक मिलती है। फीड फॉरवर्ड क्या है कि एडवांस में ही काम के होने से पहले, और कॉन्करेंट काम के साथ साथ। मल्टीपल कंट्रोल मतलब एक साथ मल्टीपल कंट्रोल हो रहे हैं तो वो मल्टीपल कंट्रोल कहलाएंगे। कॉन्करेंट कंट्रोल टेक्स प्लेस व्हाइल द एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस, इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग ऑफ द ऑनगोइंग एक्टिविटीज दैट आर पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये इसलिए की जाती है कि एम्प्लॉय की जो एक्टिविटीज है वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस करें। कई बार इसको यस और नो कंट्रोल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक चेक पॉइंट होते हैं जगह जगह पे जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस बताते रहते हैं और जरूरत पड़े तो करेक्टिव एक्शन लेना होता है, काम को रोकना भी पड़ सकता है जिससे कि हम सही एम अचीव कर पाए। दोस्तों, आपका भविष्य इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप आज क्या कर रहे हैं। आप अपने आज पे काम कीजिए, भविष्य आपका उज्जवल होगा। आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेज 2 क्लियर कीजिए, हम फिर आपको मिलेंगे इंटरव्यू में। और याद रखिए, आई एग्जाम बी पे आपकी प्रिपरेशन होती है 50% फास्टर।